तो बीजेपी ने तीनों राज्यों में अपनी रणनीति तय कर ली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। रणनीति यह कि तीनों राज्यों में कोई भी मुख्यमंत्री का फेस नहीं होगा, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान किए बिना बीजेपी चुनावी रण में उतरने जा रही है। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सांसद और केंद्रीय मंत्री चुनावी रण में ताल ठोकते हुए दिखाई दे सकते हैं, उन्हें रण में उतारा जा सकता है। इसी मुद्दे पर आज मुद्दे की बात होगी, क्योंकि बुधवार को शाह और नड्डा के साथ, यानी कि दो पार्टी के रणनीतिकार, अमित शाह बीजेपी के चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके साथ राजस्थान के तमाम बड़े नेताओं की मैराथन बैठक हुई। मैराथन बैठक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करीब आधे घंटे नहीं, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 8 घंटे तक यह बैठक का दौर चला। रात करीब 3 बजे तक बैठक हुई है। और खबर यह है कि वसुंधरा राजे के साथ भी अमित शाह ने अलग से बैठक की। लगभग 15 मिनट तक यह बैठक चली। बाकायदा पार्टी नेतृत्व ने, यानी कि अमित शाह और जेपी नड्डा ने साफ शब्दों में गुटबाजी को लेकर भी संकेत दे दिए कि अभी कोई गुटबाजी नहीं, सब मिलकर चुनाव लड़िए। उधर मध्य प्रदेश ने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को जो पार्टी ने चुनावी रण में उतारा है, अब इसी फॉर्मूले को लागू कर सकती है बीजेपी। और लगभग 4-5 ऐसे सांसद हैं जिनका नाम इस वक्त चर्चाओं में चल रहा है। इन नामों का ऐलान 10 से 15 दिन के भीतर भी हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी ने राजस्थान में अभी कोई प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। जैसे मध्य प्रदेश में 39 नामों की सूची जारी की थी, लेकिन राजस्थान में पार्टी फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि वो कौन कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जो चुनावी रण में उतारे जा सकते हैं। फैसला बीजेपी का है और बीजेपी की एक रणनीति रही है सरप्राइज, चौंकाने वाले फैसले। और उन नामों पर अगर हम गौर करें तो उनमें सबसे पहला नाम अश्विनी वैष्णव का है, जो रेल मंत्री हैं। दूसरा नाम अर्जुन राम मेघवाल, कानून मंत्री हैं। अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री हैं और ऐसे में उन्हें भी चुनावी रण में उतारा जा सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। साथ ही कैलाश चौधरी, जिनके नाम की चर्चाएं हैं, कृषि राज्य मंत्री हैं इस वक्त। कनकमल कटारा ये भी सांसद हैं। यानी कि चुनावी रण में इन चेहरों को आप देख सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने फॉर्मूले को अपनाया था। यानी कि बीजेपी ने सीएम चेहरों को साइडलाइन कर दिया। एमपी वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी अपनाने की चर्चा है। अब बीजेपी की मैराथन मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ, यह खुलकर तो सामने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर आया कि वसुंधरा राजे को फिलहाल समझा लिया गया कि अभी सीएम का चेहरा बीजेपी ऐलान नहीं कर रही। बीजेपी बिना सीएम के फेस के क्या चुनावी रणनीति में अपने आप को मजबूती के साथ स्थापित कर पाएगी? क्योंकि ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर सीएम का चेहरा बीजेपी के पास था, लेकिन तीनों राज्यों में बीजेपी के
रणनीति बदल दी बिना चेहरे के। 24 की रेस से पहले ये 5 राज्यों में चुनाव है, मगर राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ कौन जीतेगा इस पर सबकी निगाहें। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजस्थान के रण में एमपी वाले फॉर्मूले से किसे फायदा किसे नुकसान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर कमेटी के साथ नड्डा और अमित शाह की बैठक हुई और राजस्थान के रण में एमपी वाले फॉर्मूले पर जिक्र किया गया। खबर यह आई कि बीजेपी की मैराथन मीटिंग में आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि वसुंधरा राजे को समझाने का जिक्र था और बिना सीएम के फेस के बीजेपी चुनावी रण में उतरने जा रही, यह भी तय है। और 5 राज्यों के इतर एमपी और राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में क्या कुछ होगा इस पर सबकी निगाह है। ये 4 मेहमान जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ चुके हैं, आज इस चर्चा का हिस्सा हैं। पवन गोयल साहब बीजेपी के चेहरे हैं, संजीव जी कांग्रेस के चेहरे हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से सिद्धार्थ शर्मा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और पीयूष पंत जी हमारे वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पवन गोयल जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, प्लीज बताएं। जरा देश की आवाम को बताइए कि बीजेपी ने सीएम चेहरों को साइडलाइन क्यों कर दिया। आपके पास तीनों राज्यों में सीएम के फेस हैं और 2 धारी तलवार पे आप चल रहे हैं, सीएम के चेहरे साइडलाइन क्यों कर दिए गए? देखिए, अगर आप ये सवाल भी कर रहे हैं, सवाल के साथ अगर ये जोड़ देते ना, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे कोई मंडल अध्यक्ष हो, चाहे कोई जिला अध्यक्ष हो, वो पार्टी से बड़ा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भारत से नहीं बड़ी, भारत से छोटी है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीएम फेस कौन हो या कौन नहीं हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो सीएम बने या जो सीएम होगा उसकी छवि बहुत साफ हो, जनता उसे पसंद करती है। अच्छा, तो ये तीनों चेहरे साफ सुथरी छवि के थे, शिवराज जी, वसुंधरा जी, रमन सिंह, तो ये साफ छवि के नहीं है? नहीं, आपको इस बात पे डाउट क्यों हुआ? कोई आपके पास आता नहीं, आपने कहा ना कि साफ छवि के होने चाहिए, तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। तो मैंने भी उसी सवाल का उत्तर दिया कि आपको इनकी छवि पे डाउट है क्या? नहीं, मुझे तो कोई डाउट नहीं है, आपको कुछ डाउट है तो पर्सन पूछना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, नहीं पूछना चाहिए था, मैं क्योंकि आपने कंफ्यूजन पैदा कर दी ना। आपने कहा छवि तो फिर सर, छवि पर अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर सीएम फेस होने के बावजूद आपने चेहरे साइडलाइन कर दिए। मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने देखा होगा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सीएम बदल दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चेहरा बड़ा या छोटा नहीं है, हर कार्यकर्ता की भी वही आवाज है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, योगी जी को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीतने के बाद योगी जी को नहीं, 22 में आपने घोषित किया था ना? बिल्कुल, 22 में घोषित, 22 में आपने कहा था, आपने 22 में धामी का नाम भी लिया कि कहा कि आपने यही मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव हार गए, उसके बावजूद आपने मुख्यमंत्री बनाया उनको, कमिटमेंट थी आपकी। देखिए, ऐसे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी इलेक्शन हार गई थी, लेकिन वो बनी थी ना। नहीं, हार जीत का नहीं कह रहा मैं, आपकी कमिटमेंट की बात कर रहा हूं सर। मैं भी उसी भाषा में जवाब दे रहा हूं कि ये मैटर नहीं करता कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, ये मैटर करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन प्रदेशों में बने। नहीं, जैसे आप लोग कहते थे अब की बार शिवराज सरकार, अब की बार वसुंधरा सरकार, अब की बार रमन सरकार, तो अब ये नारा नहीं लगाएंगे आप? इस बार तो नारा लगी रहा ना, इस बार भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार। मैं 2024 के इलेक्शनों के लिए कितनी बार आपके चैनल पर तो शिवराज सरकार नहीं के साथ जी, शिवराज सरकार भारतीय जनता पार्टी के नहीं है क्या? आपको डाउट है? अच्छा, शिवराज सरकार नहीं, बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये आला कमान के नेताओं को देखना है कि शिवराज, यानी आप ये कह रहे हैं एमपी वाला फॉर्मूला आप लोग अपना सकते हैं राजस्थान में भी? ये तो आपको समय बताएगा जी। अभी तो इस बात की कोई घोषणा की नहीं है, कोई ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है। अगर आपके पास कोई है तो प्लीज आप बता दीजिए चैनल। नहीं, हमारे पास जो खबरें हैं वो तो सर सूत्रों के हवाले से आप जानते हैं, और सूत्र कौन होते हैं ये भी आप जानते हैं। खबरें होना और ऑफिशियल लेटर में जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल, मैं खबरों को तो बिल्कुल एकदम एक्चुअल मानता ही नहीं। दिक्कत क्या है ना कि होता यह है कि बीजेपी में क्या होने वाला है बीजेपी नेताओं को भी मालूम नहीं होता कई बार,
है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं तो बोलिए पवन गोयल साहब, आपकी यहाँ गलत बिल्कुल 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 गलत बोल रहे हैं आप। हाँ। बिल्कुल गलत इसलिए बोल रहे हैं, बीजेपी नेता या बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, मैंने आपकी इस चैनल की डिबेट में शुरू होने से पहले ही कहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर लाख के कार्यकर्ता सबकी एक समान वैल्यू है जी। नहीं, आप लोगों को मालूम होता कि क्या होने वाला है? यानी आप लोगों को मालूम था कि एमपी में केंद्रीय मंत्रियों को उतारेंगे? देखिए ना, आप खुद सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे अभी मेरे बात की पुष्टि आपने खुद ही कर दी अपने सवाल में कि केंद्रीय मंत्री को उतार दिया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है, जो बड़े या छोटे में कोई भेदभाव नहीं रखते। अगर कोई यूनियन मिनिस्टर या कोई सेंट्रल मिनिस्टर या कोई स्टेट मिनिस्टर है, उसको भी छोटा या बड़ा चुनाव कुछ नहीं होता जी। देखिए ना, उनको भी मैदान में उतारा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर तो आपके सवाल में ही है। हाँ हाँ हाँ, मैं आपका पूरा जवाब सुन नहीं पाया, खैर कोई बात नहीं। संजीव जी, ये देखिए कितनी तेज दौड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? रेस में कितनी तेज दौड़ रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि घर में सोए हुए हैं, क्या वाकई ऐसा ही है संजीव जी? कुछ प्लान है कुछ एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का? ये तो अभी ऐलान नहीं हुआ, एमपी में 2 लिस्ट निकाल दी, राजस्थान को लेकर बैठक हुई रात 3 बजे तक, और जिस वक्त आप सो रहे थे उस वक्त ये बैठक कर रहे थे। बताइए। देखिए तिलक जी, जैसे आपने पवन जी से पहला सवाल पूछा है, तो ये अपने सवाल से भागते हुए नजर आए, क्योंकि इनके पार्टी आला कमान को भी जो नेतृत्व कर रहा है, राजस्थान के अंदर जिन्होंने नेतृत्व किया, मध्य प्रदेश के अंदर किया, छत्तीसगढ़ के अंदर किया, उनको भी उनके ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए उनको केंद्रीय मंत्री को उतारने की जरूरत पड़ी। अगर यही सवाल अगर आप किसी और पार्टी से करते और पवन जी इसका जवाब देते, तो ये इनका दोहरा मापदंड होता, तब ये कुछ और बातों को लेकर के बोलते। खैर, ये बात बीजेपी सरकार के लिए, बीजेपी की बात के लिए थी, तो इन्होंने सवाल को घुमा दिया और सवाल का ढंग से जवाब नहीं दिया। अब रही बात, आपने ये नहीं, आप तो नहीं घुमाओगे, सवाल पूछ लूं? छोटे लग पक्का? तो जरा देश की जनता को बताइए, राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार? राजस्थान में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार। अच्छा, तो गहलोत सरकार नहीं? देखिए, आने वाले समय के अंदर पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी कि गहलोत साहब। अच्छा, मतलब यहाँ पर पवन जी से आप चाह रहे हो कि वो डिसाइड कर ले, और आप ये कह रहे हो गहलोत जी के मामले में आला कमान 10 जनपद डिसाइड करेगा। हम इनकी तरह बिना सीएम फेस के चुनाव मैदान के अंदर नहीं उतरने वाले। आने वाले समय के अंदर जब टिकटों का बंटवारा होगा, जब सूची आएगी, नहीं तो आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? गहलोत जी ने तो इतना विकास किया, गंगा बहादी विकास की वहां राजस्थान में। मैं हिचकिचा नहीं रहा हूं। हाँ तो बोलिए ना, आपकी बात गहलोत सरकार। मैंने यही कहा आपको कि हाँ। आने वाले समय के अंदर जब सूची जारी की जाएगी, प्रथम सूची, द्वितीय सूची, जब भी सूची आएगी, उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिसाइड करके बता दिया जाएगा कि किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, मतलब चेहरा रखोगे आप ना? हमारी तरफ से चेहरा बिल्कुल क्लियर रहेगा। हाँ, छुपाओगे तो नहीं? बिल्कुल तिलक जी, हमारी तरफ से चेहरा बिल्कुल क्लियर रहेगा। वही हाँ। मैंने आपको बताया, चाहे वो गहलोत हो या सचिन पायलट हो, कोई भी हो, जिसको भी पार्टी चुनेगी मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए, पूरी की पूरी पार्टी लग करके काम करेगी। ठीक। पवन जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वो कह रहे हैं कि हम तो कर लेंगे, बाद में ऐलान कभी भी कर लेंगे, हमारे यहाँ कोई टेंशन नहीं है। आप देखिए तिलक जी, मुझे उलझावा कह रहे थे और आपके सवाल में खुद ही बुरी तरह से उलझ गए। तो जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरे घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे नौसिखिया कह रहे थे, तो वो आपके सामने ही अपने जवाब में किस तरह से लड़खड़ा गए। तो दूसरे के अंदर खामे देखे, अपने अपने पार्टी के वजूद की चिंता करें। अब ये तो जग जाहिर है कि सचिन पायलट बड़े आने वाले समय के अंदर पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन सा चेहरा होगा, कौन सा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं बोला, आप बातों को घुमाइए मत। मैंने ये बोला कि अगर पार्टी ये डिसाइड करेगी कि गहलोत साहब सीएम का पेश होंगे, गहलोत साहब सीएम का पेश होंगे, हम आपकी तरह बिना चेहरे के इलेक्शन के अंदर नहीं उतरने वाले, क्योंकि आपके नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए हमको केंद्रीय मंत्रियों को और माननीय सांसदों को असेंबली इलेक्शन में उतारना पड़ा। आप पहले तो ये समझिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। आप लोगों को शोभा भी नहीं देता नेशनल चैनल के बीच में आप किसी भी साथ में सहयोगी के साथ बीच में डिस्टर्ब करें। मैंने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। आप अपनी बात रखिए, अगर मेरी बात कोई गलत लगे आप अपने में खंडन कर दीजिएगा। ये तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो लड़ाई झगड़ा है तो जग जाहिर है, वो तो बीजेपी का एजेंट एक दूसरे को बता देते हैं। तो राजस्थान की तो जनता बार बार विकास कोई भी सरकार करे, इस बार कांग्रेस पार्टी का तो मुझे लगता है खाता खुल जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी। राजस्थान में तो इतनी बुरी हालत है। पहले नंबर पर महिलाओं के साथ 52,392 आंकड़े हैं पिछले 2 सालों में महिलाओं के साथ बर्बरता के, और ये बात मणिपुर की करते हैं। राजस्थान इनसे संभलता नहीं है। जी तिलक जी।
मैं बोलूं पवन जी? जल्दी से संजीव जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन। हाँ जी, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2005 से लेकर के 13 तक इनकी सरकार थी। 2011 के अंदर एनसीवी का आंकड़ा आया था, एनसीआरबी का आंकड़ा आया था कि बच्चों को लेकर के सबसे ज्यादा अगर क्राइम है तो वो मध्य प्रदेश में है। 2022 के अंदर एनसीआरबी की रिकॉर्ड आई, जिसमें एनसीआरबी ने बोला कि 337% इंक्रीज है बच्चों के साथ क्राइम में मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश पूरे भारतवर्ष के अंदर पहला राज्य है, इतना बड़ा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चों के साथ क्राइम होता है। उसके बाद अगर बात करें तो हाईएस्ट क्राइम रेशो है शेड्यूल कास्ट के लोगों का मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप ये बातें तो टीवी पर बैठ करके ना करें कि राजस्थान में ये है वो है। आप पहले मध्य प्रदेश संभाले। मध्य प्रदेश में आपका पार्टी आला कमान को आपके नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए उनको केंद्रीय मंत्रियों को और माननीय संजीव जी एक मिनट में आम आदमी पार्टी की तरफ जाऊं। ये पंजाब वाला क्या मसला है? क्यों परेशान कर रहे हो आप? क्यों परेशान हो रहे हो आप? पंजाब वाले मसले को लेकर आम आदमी पार्टी से क्यों नाराज हो संजीव जी? देखिए, हर स्टेट के अपने अपने कुछ मुद्दे होते हैं जिनको नहीं, आपके नेताओं को अरेस्ट कर लिया तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ बिल्कुल भी। मैंने कहा जी बिल्कुल नाराज नहीं, आपके नेता नाराज हो रहे हैं ना कि अरेस्ट क्यों किया और ये सब बातें। देखिए, अगर किसी के साथ कुछ भी गलत किया जाएगा, अगर अनलॉफुल अरेस्ट किया जाएगा, बिना किसी बात के चीजों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा, हाँ। और अगर उसका खंडन अगर क्षेत्रीय नेता करेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो भगवंत मान की पुलिस ने कोई गलत कर दिया क्या? देखिए, जिस तरीके से खैरा साहब को गिरफ्तार किया गया, हाँ, FIR की गई, हाँ, और उनको जेल भेज दिया गया, तो उसको लेकर के पार्टी ने एक प्रदर्शन किया पंजाब सरकार के खिलाफ। नहीं, वो तो बहुत नाराज हो रहे हैं आपके आला कमान, और ये क्यों हो गया ऐसा? तो आप लोग क्या चाहते हो? गठबंधन हो गया तो फिर इसका मतलब सब पर्दा आंखों पे पट्टी बांध दे? देखिए, आंखों में पट्टी बांधने के लिए किसी ने नहीं कहा कि आप आंखों पे पट्टी बांधिए। कानून के जरिए अगर कुछ भी होता है, अगर कुछ गलत कहा तो आप जो भी कानून के तहत जो भी सारी सर, उन्होंने अपने नेताओं को जेल भेजने में देर नहीं की तो फिर आप, उन्होंने अपने नेताओं को जेल भेज दिया। किसको जेल भेजा? वो पंजाब में भेजा, इन्होंने अपने नेता को जेल भेज दिया था। वो तो जब करप्शन के मामले उजागर हुए, ACB ने जब जांच की तब जाकर के वो जेल गए। तो उसमें पार्टी ने क्या किया आप मुझे ही बताएं। पार्टी ने क्या किया? उन्होंने जेल भेज दिया अपने नेता को। अरे सर, पार्टी अच्छा, मैं पूछ लेता हूं सिद्धार्थ जी, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जेल लेके जाएगी ना। ओके संजीव जी, फिर इसमें भगवान मान के पुलिस का क्या लेना देना? आप लोग नाराज हो रहे हो, आपके नेता ने गलत किया होगा तभी तो जेल जाने की नौबत आ गई है ना? पवन जी, एक मिनट, सिद्धार्थ जी क्यों नाराज करो? अभी आप लोग तो I.N.D वाले हैं, वो सब गठबंधन के साथी हो, क्यों संजीव जी की पार्टी को नाराज कर रहे हो? वो कह रहे हैं हमारे नेता को क्या माज रहे? जी देखिए, थोड़ा सा ना भारत में हम लोग सभी क्रिकेट बहुत देखते भी हैं और खेलते भी हैं। तो अगर शनिवार शाम में रोहित शर्मा और विराट कोहली अलग अलग टीम के लिए खेलते हैं तो वही दोनों मिलके इंग्लैंड। सिद्धार्थ जी आपकी आवाज, प्लीज सिद्धार्थ जी की आवाज, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ सर, अब आ गया ऑडियो आपका, प्लीज। जी, मैं ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में ना हम लोग सब क्रिकेट प्रेमी हैं। हाँ। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली शनिवार को शाम में अलग अलग टीम के लिए जब IPL खेलते हैं, हाँ, तो एक दूसरे के खिलाफ भी खेलते हैं, और सोमवार को सुबह इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया बन के भी खेलते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। अच्छा, ये IPL खेल रहे हो आप लोग? दूसरी मैंने हास्य विनोद में शुरू किया क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, तो गंभीरता नहीं, आप IPL का जिक्र करो, मैं तभी पूछ रहा हूँ, ये इंडियन पॉलिटिक्स लीग खेल रहे हो आप लोग? तो दूसरी बात, मुख्य बात जो आपने सवाल की कि पंजाब में हमें सभी को पता है कि ड्रग्स की, नशे की एक बहुत बड़ी समस्या थी। सर, कांग्रेसी नशा बेच रहे हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी आप? सर, मैंने नहीं कहा, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए ना। अच्छा। मुझे जो कहना है आप ही बीच में कहेंगे मेरे पर बदले में। नहीं, आप कह रहे हो नशे का जिक्र और कांग्रेस के ऊपर इस तरह से उनके नेता अरेस्ट हो रहे हैं। तिलक भाई, आपने मुझे अगर कहा है तो 15 सेकंड टाइम दे दीजिए। प्लीज सिद्धार्थ जी, प्लीज। तो बात ऐसी है कि पंजाब में जब हम चुनाव जीते हैं, पंजाब में हमें सबको पता है कि नशे की एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और आम आदमी पार्टी जीती ही है इसी प्लान पर कि हम नशे से मुक्त करवाएंगे, और हम लोगों ने किया भी है। सैकड़ों हजारों किलो नशे के ड्रग्स को हम लोगों ने जब्त किया है।
तो अब बात ऐसी है कि जिस व्यक्ति के बारे में अभी चर्चा हो रही है, उस व्यक्ति का अगर नाम किसी नशेड़ी ने, जिस ड्रग स्मगलर ने पकड़ा है, तो ये तो पुलिस का मामला हुआ। यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है, यहाँ पर कोई भगवंत मान इस खेल में नहीं है, इसमें आम आदमी पार्टी नहीं है, पंजाब सरकार है। पंजाब सरकार अलग अलग समय पर ड्रग्स की तस्करी करते हुए लोगों को पकड़ती है, और वो जो बताते हैं कि हमारे माध्यम से हमारे पास जो पकड़ा गया है ये किसी और व्यक्ति की चीज है, तो हम उनसे भी पूछताछ करते हैं। संजीव जी, आपको कंफ्यूजन तो नहीं? वो ये कह रहे हैं हम लोगों को क्या लेना देना, वो नशे का मामला है। आपके अगर नेता नशे में लिप्त है तो फिर वो पकड़े जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। संजीव जी का ऑडियो प्लीज। हाँ, मेरी आवाज आ रही है संजीव जी? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कंफ्यूजन पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। हाँ। जलालाबाद पुलिस ने 2015 के अंदर एक FIR रजिस्टर करी थी NDPS एक्ट के अंदर। हाँ। उसको लेकर के कुछ लोगों को कन्विक्शन हो गई। जब उस मामले की ही समाप्ति हो गई तो 2023 के अंदर सुखपाल खैरा साहब जो हमारे पार्टी के नेता हैं, उनको अरेस्ट करने का क्या मतलब है? हमारी जो नाराजगी है वो इस बाबत है कि जब 2015 के अंदर FIR हुई, 2019 के अंदर जब कन्विक्शन हो गई, जिन लोगों ने जुर्म किया उन लोगों को कोर्ट ने सजा दे दी। जब मामला खत्म, नहीं तो आप पॉलिटिकल रंग क्यों दे रहे हैं इस विषय को? हम पॉलिटिकल रंग नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो पंजाब सरकार के अंदर आती है। क्योंकि अगर क्षेत्रीय मुद्दों के तौर पे अगर इसको देखे, मैं इंडिया गठबंधन से जोड़ करके इसको नहीं देख रहा हूँ, पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर उसको देखे तो 2018 के अंदर 19 के अंदर जब उनको कन्विक्शन हो गई तो उसके बाद उस मुद्दे का कोई मतलब बचता ही नहीं है, और उसके बाद एकदम से आकर के गिरफ्तारी देना वो उचित नहीं था। तो उसको लेकर के पार्टी के जो आला कमान और इस बात को लेकर आपकी नाराजगी, ठीक, एक मिनट में पीयूष जी को चर्चा में ले आऊं। लेकिन जहां तक बात नशा मुक्त है वो प्रदेश की, उसकी एक हकीकत यह भी है कि पंजाब को नशा मुक्त करवाने की आप बात करते हैं और दिल्ली में एक के साथ एक फ्री की योजना लेकर आते हैं, है ना सिद्धार्थ जी? ये बड़ा मसला गंभीर हो जाता है कि एक के साथ एक फ्री और पंजाब में नशा मुक्त। तो अगर ऐसी बात है ना तिलक जी, अगर ऐसी बात है तो गुजरात में भाजपा क्यों नहीं बंद करवा देती है? जब जहां पर गुजरात में नहीं, मैं तो सिर्फ उस योजना की बात कर रहा था। अच्छा, उस योजना की बात मत करो अभी, ठीक है, अभी उस योजना को नहीं करते। पीयूष जी, उत्तर प्रदेश बंद करवा देना। पीयूष जी, सर आपने कहा ना एक के साथ एक फ्री, वहां नहीं है ना, ये स्कीम आपने दिल्ली में लागू की। तिलक जी, एक के साथ एक फ्री से ज्यादा शराब की दुकानें तो गुड़गांव में है, एक फ्री से ज्यादा शराब की दुकानें तो नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति नहीं, आपने जिस नीति, आपको उस नीति के खिलाफ थे ना, ओके कोई बात नहीं। अब सिद्धार्थ जी एक मिनट, मैं पीयूष जी को चर्चा में हूं। पीयूष जी, चल क्या रहा है सियासत में? सरप्राइज पर सरप्राइज, सरप्राइज पर सरप्राइज। पवन गोयल जी की पार्टी ने तय कर रखा है कि भैया सांसद, मंत्री, विधायक सब हैरान परेशान है, रात को फोन जो है सब ऑन करके सोते हैं, कभी घंटी बज सकती है साहब की। देखिए तिलक जी, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी जी जो है वो सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सरप्राइज जो है हम इधर आज के समय में कुछ समय से देख रहे हैं कि वो सरप्राइज जो है वो उनके लिए ही नुकसानदेह होने लगा है। तो हमने ये चीजें देखी, अभी देखिए जो बहुत सरप्राइज था, क्या मिलेगा स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्लीज उसमें क्या सरप्राइज जी, उसमें क्या सरप्राइज मिला आपको? बहुत प्रयास लगाए जा रहे थे, तो वो एक महिला आरक्षण बिल आया, जो ऐसा बिल आया जो भविष्य का एक विषय है, वो कब लागू हो पाएगा, क्या हो पाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसी तरह हमने मध्य प्रदेश में अभी देखा, अभी हाल में देखा, अभी 2 दिन पहले जो है किस तरह से ये आदेश आ गए कि जो है कि वहां पे जो है केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जाए वहां पे। क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं जो कंफ्यूजन की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी, और उसकी जो लीडरशिप लगातार जो है वो कमजोर होती चली जा रही है। और चूंकि मोदी जी जो है वही हर जगह चेहरा बन जा रहे हैं और वो खुद भी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे जो है कि वो राज्यों के खतरा तो नहीं है कि भाई आप सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं करें, या फिर जनता इस बात पर वोट देती है कि नहीं देती पीयूष जी, कि सीएम का चेहरा कौन है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से वोट देती है जनता इस बात को लेके। हाँ। अगर वो वहां पे देखे कि पीएम, देखिए जनता ये भी रिजेक्ट करती है। हमने तमाम जो चुनाव हुए हैं उनमें ये देखा है, राज्य के जो चुनाव हुए हैं, हाँ। वहां वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट नहीं देती है,
वो जो है कि राज्य के मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके आधार पे ही वो देती है। हमने दिल्ली में भी देखा, हमने दूसरे राज्यों में भी देखा, और इसीलिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी को भी गुजरात में भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा और उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री का चेहरा, दो मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने पड़े, क्योंकि जनता ये देखती है कौन मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वैलिड पॉइंट है। एक मिनट पीयूष जी, मैं फिर वापस आ रहा हूं आपके पास। पवन जी, इत्तेफाक रखते हैं पीयूष जी की बात से? भाई आपने एक, ये हकीकत है, जब पीएम जो देश के सबसे बड़े चेहरों में बीजेपी के, मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं देश के प्रधानमंत्री, जब वो राज्यों में वोट मांगते हैं पार्टी के लिए तब अलग नतीजे आते हैं, लेकिन जब वो लोकसभा में अपने लिए वोट मांगते हैं तो नतीजे बिल्कुल विपरीत होते हैं। ये तो तथ्य है ना सर? वही बात पीयूष जी कह रहे हैं। तिलक जी, आप देखिए, निगम पार्षद के इलेक्शन हो, मतलब एमसीडी के इलेक्शन हो, एमएलएस के इलेक्शन हो और एमपीस के इलेक्शन हो, तीनों के अंदर डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इंडिपेंडेंट के इलेक्शन में, एमसीडी के इलेक्शन जब होते हैं इंडिपेंडेंट जीतते हैं। क्यों? क्या वो पार्टी के हो चाहे ना हो, पंचायत के चुनाव होते हैं उनमें इंडिपेंडेंट जीतते हैं। क्यों? क्योंकि वो छवि मैटर करती है, विधायक में पार्टी मैटर करती है, और एमपीस के इलेक्शन में देश का प्रधानमंत्री मैटर करता है। अच्छा, तो मतलब राज्यों के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं होता? आप ये देखिए, क्या आप उसको, पहले बात तो मुख्यमंत्री को और लोकसभा को एक साथ जोड़िए मत। अभी आप कहा कि नहीं, मैं राज्यों की बात कर रहा हूं सर। आप लोगों ने नारा लेकर जो है चुनावी रण में उतरे। मैं नारा याद दिला देता हूं आपको, 2012 में आपने कहा खंडूरी है जरूरी, नारा दिया ना सर? एक बार फिर से शिवराज सरकार, आपने नारा दिया ना सर? बिल्कुल। वसुंधरा खिलाएंगी कमल, आपने नारा दिया ना सर? ये मैंने नहीं दिया, ये आप लोगों के नारे हैं सर। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हर बार रणनीति हर बार चेंज होती है। हाँ। हर बार कैंडिडेट चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बात हर बार कंटिन्यू रहा होगा। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं पीयूष जी जो बात कह रहे हैं कि भाई ये रिस्क ज्यादा है इसमें? जी, पीयूष जी को रिस्क ज्यादा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कोई रिस्क नहीं है। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी को रिस्क होता तो 28 पार्टियों का गठबंधन ना होता। आप एक बात देखिए, मोदी जी नहीं डरे हुए, मोदी जी से डरे हुए हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी के सर अगर ऐसे देखेंगे सर, एक मिनट गोयल साहब, आपने कहा 28 हो गए सर, 36 तो आप भी हुए। मैं जवाब दूंगा, मुझे पता था आप यही बात बोलोगे, मुझे 100% पता था। मैंने इस बात के बाद में इस बात का भी उत्तर देता, आपसे प्रश्न पूछे बिना। मैं कह रहा हूं कि 2013 में माननीय केजरीवाल जी बोलते थे ये सारे मिले हुए परिवार भ्रष्टाचारी, और 2013 में अब हम भी मिल गए हैं जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो 28 पार्टी है, इन्हीं की क्या स्टेटमेंट है? इन्होंने 36 दल तो बना लिए, लेकिन उनके 30 पार्टियों में तो एमपी नहीं है। छोटे छोटे घटक दल, ये इंडिया गठबंधन ही बोलता है उस बात को, कि उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई कंसीडर नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए 140 करोड़ देशवासी जरूरी है। माननीय मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। नहीं, एक मिनट में पीयूष जी के पास बीच में छूट गया था। पीयूष जी, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है कि मोदी है तो मुमकिन है, जो बात में गोयल जी की बात से समझ पाया? देखिए तिलक जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही मुझे लगता है। हाँ। क्योंकि उसका परिणाम हमने देखा हिमाचल में भी और कर्नाटक में भी, लगातार 2 राज्यों में देखा। कर्नाटक में देखिए, येदियुरप्पा जो वहां के एक इनके कद्दावर नेता रहे हैं, हालांकि भ्रष्टाचार के मामले में वो भी रहे हैं, लेकिन वो स्थानीय स्तर पे बहुत कद्दावर नेता, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उन्हीं की अहम भूमिका रही हमेशा कर्नाटक में जो है वो, तो उनको साइड ट्रैक कर दिया गया। उसका परिणाम क्या हुआ सब देखते हैं। उसके बाद बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई नंदलाला वाला, बाद में येदियुरप्पा जी को जो है मनाया गया, उनको कमान दी गई वहां पे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये वसुंधरा फैक्टर आपको दिखाई दे रहा राजस्थान में, या फिर ये डैमेज कंट्रोल कर लिया गया, या अभी कुछ और बाकी है पिक्चर? नहीं, देखिए तिलक जी, अभी कल की खबर है, जब मोदी जी गए थे, तो कल या परसों की खबर बात है, जब मोदी जी गए थे वहां पे, हाँ। तो स्टेज पे जो है जो वहां पे दिखाई दे रहा था, निश्चित रूप से वसुंधरा राजे को वो महत्व नहीं दिया गया वहां पे मोदी जी द्वारा, और उनकी नाराजगी वहां पे आई, और खबरों से भी ये आई, बाद में वो अकेली पड़ गई और नाराजगी थी। इसीलिए देखिए, मणिपुर में जहां भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय जला दिया गया, वहां न जाके गृह मंत्री अमित शाह को रात में जो है हेलीकॉप्टर लेके जो है वो राजस्थान जाना पड़ा, और वहां पे जो है, क्योंकि चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना होता है, बाकी देश के कोई भी राज्य में आग लगी हो उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको चुनाव जीतना होता है। और ये संकट था वहां, जो मोदी जी गए थे, उसके बाद वसुंधरा राजे जिस तरह से नाराज वहां दिखाई दी,
तो निश्चित रूप से, और वो गए थे वहां पे मैनेज करने, और इसीलिए वसुंधरा राजे ने अलग से बात भी करी। लेकिन क्योंकि वसुंधरा राजे को अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, उस पर नाराजगी उनकी बनी हुई है, क्योंकि वसुंधरा राजे का अपना महत्व है राजस्थान में, और राजस्थान में वसुंधरा राजे नहीं। ये बात सिद्धार्थ जी, फिर थोड़ा संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। जो बात गोयल साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो सारे मिले हुए हैं जी, आप लोग पहले यही कहते थे, और अभी उसी भ्रष्टाचार के विपरीत जाकर आप जो है सबसे हाथ मिला रहे हो जी, जिनको आपने भ्रष्टाचारी कहा जी। अब सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में अभी आपका कोई ऐसा वजूद है नहीं। गुजरात वाली मदद करने के लिए अगर गोयल साहब तो बल्ले बल्ले मौज कह रहे कि लड़ो, बहुत अच्छी बात है, तभी उनका कॉन्फिडेंस आया, कह रहे कि अब की बार 150 पार। एमपी में अब की बार कह रहे 150 पार, कह रहे आम आदमी पार्टी का लड़ना बहुत जरूरी है। ये मसला समझ में नहीं आया। सिद्धार्थ जी प्लीज अगर क्लियर कर पाए। जी आपकी बात को तो क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मुझे समझ में नहीं आया जब भाजपा के प्रवक्ता इस कार्यक्रम में बोल रहे थे, आप 4 दिन पहले महिला आरक्षण बिल लाए हैं। एमपी में कल जो 80 कैंडिडेट्स को 80 प्रत्याशियों की सूची भाजपा ने मध्य प्रदेश में जारी की है, उसमें 1/3 तो छोड़िए 8% भी महिलाएं नहीं है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं भाजपा? भाजपा में जो भाजपा है, पा का मतलब पाखंड है क्या? आप एक हफ्ता पहले तो महिला आरक्षण बिल लाते हैं और महिलाओं को जब प्रत्याशी बनाना होता है तो पीछे भाग जाते हैं। तो भाजपा ये कर क्या रही है? क्योंकि भाजपा तो एक तरह से, क्योंकि इस देश की जनता और खास करके महिलाएं जान चुकी हैं कि भाजपा का मतलब ये है बृजभूषण शरण सिंह, बृजभूषण शरण सिंह की पार्टी है। तो ये जो महिलाओं के साथ जिस तरह का इन्होंने धोखेबाजी की है, महिला आरक्षण बिल के नाम पे पाखंड किया है, अगर महिला आरक्षण बिल इतना महत्वपूर्ण था और इन्होंने इतने जोर शोर से लाया था, तो अभी जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर जब प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है, तो उसमें 1/3 महिलाओं को भाजपा क्यों नहीं दे रही है? जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, भले छोटी पार्टी है, इसीलिए हम लोग मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, पूरी से हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के अनुसार हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब परिस्थिति, क्योंकि अभी चुनाव में समय है, परिस्थिति इसका उत्तर मैं आपसे लूंगा, लेकिन एक पवन गोयल क्योंकि आपने वार किया वो जवाब देना चाह रहे। पवन जी पहले आप। बिल्कुल, पहली बात तो आम आदमी पार्टी का नाम एक आरोप आदमी पार्टी रख देना चाहिए। इन्होंने टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, शीला दीक्षित, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ऐसे कोई 27 से 27 सुनिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, क्यों डर रहे हैं आपको? अगर मैं क्यों डर रहे हैं आपको? तिलक जी बिल्कुल गलत बात है ये। अगर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो बोल नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी। अगर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो बोल नहीं पाएंगे, अगर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो बोल नहीं पाएंगे, मैं बोल नहीं पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, मैं बोलूंगा तो बीच में मैं नॉन स्टॉप आधे घंटे बोल सकता हूँ। आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको बोलने का पैर खुलने से, आपको बोलने का पैर खुलने से, आपको बोलने का पैर खुलने से कितने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि बोलने भी नहीं दे रहे, इतने डरे हुए हैं कि बोलने भी नहीं दे रहे। ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है, ये डर बहुत अच्छा लगा। आम आदमी पार्टी का डर मुझे बहुत अच्छा लगा, आम आदमी पार्टी का डर मुझे बहुत अच्छा लगा। सिद्धार्थ जी आपसे 10 गुना ज्यादा क्षमता है बोलने की, अगर मैं चाहता तो आपको बोलने नहीं देता। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। समझ आ रहे थे पवन जी? एक मिनट पवन जी, सिद्धार्थ जी क्यों? पवन जी चाहे तो नॉन स्टॉप बोल सकते हैं, अगर मैं ये कहूं कि नॉन स्टॉप वो कंटिन्यू बोल सकते हैं, उनकी काबिलियत पर मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात सिद्धार्थ जी, आप ये कह रहे हो आपका नाराजगी चलिए वाजिब है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक। देखिए आप है पार्टी विद द डिफरेंस, ये बोलते हैं आप हैं, मैं मानता हूं, है जहां आप पहुंचे कोई वहां पहुंचे केजरीवाल जी, आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें पार्टी के संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है, महिला आरक्षण बिल कानून की शक्ल में आए उसकी भी जरूरत नहीं है। आप कार्यक्रम खत्म होते ही एक चिट्ठी लिखिए माननीय श्री केजरीवाल जी को और कहिए कि हम एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 50% महिलाओं को कोटा देंगे, बात खत्म, दैट्स इट। कुछ हो सकता है उसमें सिद्धार्थ जी? कुछ गलत तो नहीं कहा?
किसी संशोधन की जरूरत नहीं, किसी कानून की, पार्टी का संविधान बदलने की जरूरत है। तिलक की कोई इससे दिक्कत नहीं है कि भाजपा अपने 33% लोगों को, महिलाओं को छोड़ दीजिए ना, वो तो नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं ना सर, आपको कौन रोक रहा है सर? सर ये सवाल का जवाब आप नहीं देते ना, ये सवाल मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं सवाल कर रहा हूँ। ये सवाल तो आप कर सकते हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। संविधान बदलने की जरूरत नहीं पार्टी का, सवाल करते चाहेंगे तो केजरीवाल जी कर सकते हैं, एमपी राज्यसभा। क्यों नाराज हो रहे हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो मेरे ऊपर सिद्धार्थ जी? सवाल कैसे कर सकते हैं? अच्छा ये सवाल मैं नहीं कर सकता, भाजपा के प्रवक्ता करेंगे ना। अच्छा भाजपा के प्रवक्ता करेंगे, मैं नहीं कर सकता सवाल। क्यों सर, मैं पत्रकार हूँ, सवाल नहीं कर सकता क्या? क्योंकि आप भाजपा से सवाल कीजिए ना। अच्छा ये भाजपा से सवाल करूँ, आपसे ना करूँ? क्यों आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हाँ। हमने जो महिलाओं की आपने नजीर पेश की, फ्री बोले जाओ। अरे तिलक जी, हमारी पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, वही महिला है प्रियंका कक्कड़ जी। दिल्ली हाँ। में जो दिल्ली विधानसभा की जो चीफ विप है वो महिला है राखी बिरलान जी। हाँ। तो हमें आम आदमी पार्टी को मुझसे के लिए हमने क्या किया है, हाँ। और हम क्या कर रहे हैं? सवाल मत पूछो, अभी ये करके गोयल साहब को तुमने इतने परसेंट क्यों दिया, उतना परसेंट? अब ये भी दिक्कत, एक मिनट पीयूष जी, पहले आप, फिर संजीव जी आ रहा हूं आपके पास। पीयूष जी जी सुना आपने, नाराज हो गए सिद्धार्थ जी हमसे, कह रहे हैं ये वाला सवाल मुझसे क्यों पूछा, बीजेपी से क्यों नहीं पूछा? देखिए जी हाँ यही है। देखिए जब इनसे सवाल किया जाए या कोई भी है, आप दूसरे करिए तो बड़ा खुश होते हैं। हाँ। लेकिन जब वही सवाल जब आप उन पे दाग दीजिए तो इनको नाराजगी, क्योंकि देखिए इस हमाम में सभी नंगे हैं। वो मैं कह राजनीति के इस हमाम में सब नंगे हैं। वो सबके एक ही तरीके की कार्यशैली है, एक ही तरह के उद्देश्य है। और किसी को, आम आदमी पार्टी के बारे में हम आप सब जानते हैं क्या उद्देश्य लेके आए थे ये राजनीति में, और क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कही थी, और उसका क्या उसके उल्टा इनका आचरण दिखाई देता है। हाँ। तो तिलक जी ये वही है, सभी एक से होते हैं और सबका उद्देश्य वही होता है। बस थोड़ा इधर थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं वाली बात है, लेफ्ट और राइट वाली थोड़ी सी बात है, कोई बीच में सेंटर भी हो जाता है। तो लेकिन बाकी उनकी प्रैक्टिसेस जो है वो जो मॉरलिटी का आवरण है वो सिर्फ एक आवरण होता है, और बाकी काम सब एक सा ही करती है पार्टियां। इसीलिए ये जब आप सवाल उनसे वही सवाल डाल दीजिए तो तिलमिला जाते हैं। जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तिलमिला गए आपके ऊपर। आपसे एक पत्रकार से सवाल नहीं पूछने की हिदायत दे रहे हैं कि आप कैसे पूछ सकते हैं, आप बीजेपी से पूछिए। अरे ये वो थोड़ी पार्टी प्रवक्ता थोड़ी आपको कह सकते हैं कि पत्रकार किससे पूछे ना पूछे। उसको लग रहा है कि साहब आप दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो आप ही संत बन जाइए, आप ही दे दीजिए 50% अपनी महिलाओं को पार्टी के अंदर। क्यों नहीं दे देते आरक्षण? आप जो है टीएमसी ने दिया है, बंगाल में बीजू जनता दल ने दिया है, वहां पे जो है कि अपनी पार्टी में जो है आरक्षण जो है महिलाओं को, तो आप भी दीजिए उस बात को। भाजपा से आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं? ठीक है, भाजपा जो नहीं दे रही है, अगर वो गलत कर रही है तो आप सही करिए ना। ठीक, तो वही वाली बात है। देखिए ये नैतिकता की बात बेमानी है राजनीति में। नैतिकता कहाँ राजनीति में? नैतिकता कहानी कुछ और है। संजीव जी, मैं सिद्धार्थ जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूं। वो जो आजकल इंडियन पॉलिटिक्स लीग चल रही है आईपीएल, इंडियन पॉलिटिकल लीग कहा जाता है थोड़ा बहुत बैकफुट फ्रंट फुट, और ये जो आप मुझे बता रहे थे क्रिकेट की भाषा में है सियासी गूगली और ये सब कुछ। मैं उसी बात पे आ रहा हूं, उसी बात पर जो इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है इस वक्त, इंडियन पॉलिटिक्स लीग। एक तरफ अटैक इज द बेस्ट डिफेंस कहा जाता है। जिस वक्त आप लोग सो रहे थे, बीजेपी उस वक्त बैठक कर रही थी। इन्होंने मध्य प्रदेश में बकायदा 2 सूची जारी कर दी। क्या इन सब बातों को लेकर रणनीति पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता संजीव जी? तिलक जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अनाउंस कर भी दिया है तो उससे क्या इंपैक्ट ये लेके आने वाले हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने जो टिकट अनाउंस किया, इन्होंने जो लोकल वहां की लीडरशिप थी उनके ऊपर किसी तरीके का विश्वास नहीं दिखाया। इनको इतना डर सताने लगा है हार का कि इनको केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसदों को इलेक्शन में उतारना पड़ गया। जब आपने पवन जी से सवाल पूछा तो वो सवाल से बिल्कुल उलट चले गए, सवाल को लेकर के जवाब नहीं दिया। तो अगर इन्होंने टिकट पहले दे भी दिया तो उससे किसी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। बेचैनी आप ये कह रहे हो इनके यहाँ, मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं।
हाँ जी सुनाए। मतलब गजब की सियासत हो रही है इस वक्त राजस्थान में। अशोक गहलोत साहब का एक बयान है और उस बयान पर अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री है राजस्थान के, क्या कुछ कह रहे हैं, प्लीज जरा प्ले करिएगा। उपराष्ट्रपति जी अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे आज, 5 जगह एक ही नहीं करते, 4 हेलीकॉप्टर 5 जगह दौरा है एक दिन के अंदर, बता दीजिए आप। तो चाहे गवर्नर साहब हो चाहे उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं और चुनाव आ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपया करके अपनी मेहरबानी रखें। अभी लोग बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहा है राजस्थान के अंदर, आप बाबा और क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्था जो है उसका मान सम्मान का कोई संजीव जी, एक राज्य के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति उनके राज्य में क्यों आ रहे हैं। यह बात मेरी समझ से परे है, प्लीज अगर समझा पाए। देखिए, गहलोत साहब ने जो ये बयान दिया है वो किसी और बात को लेकर के दिया है, उसको आप उनकी विजिट से लेकर के ना जोड़े। नहीं, किस बात को लेकर दिया है? वो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति क्यों आ रहे हैं राजस्थान में। उन्होंने जिक्र किया, बकायदा बयान दिया ऑफिशियली। मैंने आपको बयान सुनाया। मैंने आपका बयान सुन लिया तिलक जी, मैंने ये बयान पहले पढ़ा भी था। हाँ, क्योंकि ये अभी 1-2 दिन पहले का ही बयान है जो आप मुझे सुना रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैंने ये पढ़ा भी था, बट इसका वक्तव्य ये नहीं है कि वो ये नहीं चाहते कि वो ना आए। तो सर इसका क्या मतलब है, मुझे बताओ ना। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ क्या मतलब है। चलिए, अगर उन्होंने बयान, मैं गलत मतलब समझ रहा हूँ, समझाओ मुझे आप। मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट में विजिट करते हैं तो काफी ज्यादा सुरक्षा को लेकर के प्रोटोकॉल रहता है, जिसको लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती या बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि इस समय चुनावी टाइम है, तो इस समय अगर राष्ट्रपति जी अगर अपनी विजिट कम कर दे। मैं समझ नहीं पाया संजीव तिलक जी। तिलक जी, अब आप चीजों को समझना ही नहीं चाह रहे हो, चीजों को दूसरे तरीके से जोड़ के देखना चाह रहे हैं। हो सकता है मैं गलत होगा। मैं एक बार फिर से सुनाऊं मुख्यमंत्री का बयान। मैंने सुन लिया। मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं गलत हो सकता हूं, मैं आपकी बात स्वीकार कर रहा हूं। मैं सुना देता हूं ना जनता को एक बार फिर से। आप सुनाना चाहते हैं आप दोबारा सुनाएं। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा आपको, बट मैंने पूरा बयान सुन लिया और जितने भी लोग यहाँ पे इस समय बैठे हैं स्टूडियो में आपके साथ, उन सबने भी सुना और जब भी टीवी पैनलिस्ट बैठे हैं सबने सुना। उनका सिर्फ कहना सिर्फ इतना सा था कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब भी अपनी विजिट के लिए किसी भी स्टेट में आते हैं तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारे इंतजाम करने पड़ते हैं। एक बार फिर से सुनाइए संजीव जी को बयान। आप सुना दीजिए। संजीव जी, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप सुन लीजिए तसल्ली के साथ, तो कोई जनता सुन रही होती है ना, अच्छा लगता। प्लीज प्ले करिए। नहीं कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे आज, 5 जगह एक ही नहीं करते, 4 हेलीकॉप्टर 5 जगह दौरा है एक दिन के अंदर, बता दीजिए आप। तो चाहे गवर्नर साहब हो चाहे उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं और चुनाव आ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपया करके अपनी मेहरबानी रखें। अभी लोग बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहा है राजस्थान के अंदर, आप बाबा और क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्था जो है उसका मान सम्मान का कोई संवैधानिक संस्था के मान सम्मान का जिक्र जो है गहलोत साहब कर रहे थे, हेलीकॉप्टर का जिक्र कर रहे थे, कह रहे सुबह शाम आ रहे हैं। हाँ प्लीज कंटिन्यू संजीव जी, हो सकता है मैं गलत हूं, है कि नहीं? तिलक जी यही आपको बोला कि मुख्यमंत्री जी ने यही बात बोली कि वो एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं। वो पिछले चुनाव के समय पे अगर वो इतना ज्यादा भ्रमण करेंगे राजस्थान के अलग अलग जिलों में तो उसका एक गलत मतलब निकाला जाएगा, इसलिए उनको क्या मतलब निकाला जाएगा चुनाव के बाद? देखिए, ये हर किसी को पता है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं।
जो पार्टी सत्ता के अंदर होती है वो अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाती है। ठीक। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि अगर उपराष्ट्रपति जी अगर अभी दौरा ना करके चुनाव के बाद अगर दौरा कर लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं। यानी ये पॉलिटिकल इशू है ना। उन्होंने यही कहा कि लोग इसको पॉलिटिकल रंग ना दे। अच्छा, लोगों के दिमाग में ये ना है लोगों के लिए। अभी तो आप मुझे कह रहे थे मसला सुरक्षा का है, अभी आप कह रहे हो खुद ही पॉलिटिकल। देखिए नहीं देखिए, मैंने यही आपको बोला कि अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट अगर किसी भी स्टेट में आता है तो सुरक्षा कारण भी होते हैं। सर आप तो मुझे घुमा रहे हो, पूरी देनी पड़ती। सर घुमा रहे हो आप मुझे। अभी आप कह रहे थे कि ये मसला सुरक्षा का, अभी खुद कह रहे हो कि लोग समझ लेंगे पॉलिटिकल। और मैंने तिलक जी आपको क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद पूछिए आपके पास। तिलक जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात मान ही लिया है कि राजस्थान में किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पूरे भारत के अंदर महिलाओं के हादसों में राजस्थान पहले नंबर पे है। पहले भी बोला चीजों को गलत तरीके से ना जोड़े। मैंने सुरक्षा के बारे में कोई बोल रहा नहीं किया, मैं आपके बीच सुरक्षा नहीं दी जा सकती। आप चीजों को गलत तरीके से जोड़ रहे हैं, मुझे टोकना पड़ेगा, मुझे आपको टोकना पड़ेगा क्योंकि आप चीजों को गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। मैंने इस बारे में कोई बात नहीं बोली। मैंने सिर्फ ये बोला कि राष्ट्रपति जी का जब भी दौरा होगा आपको सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इस समय चुनाव का समय है, लोगों के ऊपर एक गलत इम्पैक्ट जाएगा। तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करने आ रहे हैं, चुनाव में मदद करने आ रहे हैं, इसलिए सीएम गहलोत साहब ने ये बोला कि आप चुनाव के बाद आने का प्रयास करें। ये बात बोली, आप चीजों को तोड़ मरोड़ करके टीवी पे ना बोले। मैंने ऐसा नहीं बोला कि सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। सुरक्षा अगर आप दे सकते होते तो हरियाणा के सीएम को ये बात नहीं बोलनी पड़ती होती कि हम किसी को सुरक्षा नहीं दे पाते। अगर आप सुरक्षा दे सकते हो तो मणिपुर के अंदर जो हालात है वो संजीव जी एक मिनट उनको बोलने दीजिए प्लीज, वो आपके बीच में नहीं। मैंने संयम के साथ मिसाल मैं म्यूट कर दूंगा, अभी आप विक्टिम कार्ड खेलोगे कि म्यूट कर दिया है ना। पूरा वक्त और पूरा मौका दिया आपको, प्लीज एक मिनट। पवन जी अपनी बात। मैंने सिर्फ एक बात पे ऑब्जेक्शन उठाया, मेरे को वो बात बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा नहीं बोला, बातें ना बोली जाए, उस बात को लेकर के मैंने इनको क्वेश्चन किया और कुछ नहीं बोला। ओके पवन जी प्लीज अपनी बात रखिए। तिलक जी, ये आंकड़े जो है ये मैं नहीं कह रहा, ये जो आंकड़े निकालती कंपनी है वो बता रही है कि राजस्थान पहले नंबर पे महिलाओं के साथ आंकड़े में। 2021 और 20 का आंकड़ा है, 52,000 मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं राजस्थान पुलिस के पास। ये मैं नहीं कह रहा, राजस्थान पुलिस का आंकड़ा है। पवन जी एक मिनट, ये विषय नहीं है। उज्जैन में जो कुछ हुआ ना, इंसानियत शर्मसार होगी सर, है ना। बिल्कुल इसको पॉलिटिकल मत जोड़ा करिए, ये सब चीजों को ठीक नहीं लगता मुझे, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो या फिर बीजेपी की। कोई राज्य का मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में इस तरह की घटनाएं हों। जो उज्जैन में हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार किया सर, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। जो उज्जैन में हुआ ना, 1617 कंप्लेंट है झारखंड में पिछले 10 महीने में बलात्कार की। ये झारखंड पुलिस का डाटा है, 1617। गोयल साहब उज्जैन में जो कुछ हुआ उस पर शर्म आई ना आपको? बिल्कुल शर्म आई। मैं उसकी तो सर ये इसको सर एक बात बताऊं मैं सर, अब इस चैप्टर को यहां क्लोज कर देते हैं इस बात को लेकर। चाहे वो बेटियां राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, झारखंड की हो, बिल्कुल ठीक सर वो बेटियां साझी होती हैं, है ना। तो उनकी इज्जत जो है ना उसको राज्यों में मत बांटिए, मेरी दरख्वास्त है। बाकी विवेक आप लोगों का। बिल्कुल ठीक है। हाँ तो अब मुद्दे पे आइए सर। मैं जिस मुद्दे पे था मैं उसी पर हूं। एक मिनट हाँ एक मिनट, सवाल ले लीजिए, कोई आसानी होगी उत्तर देने में। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसका उसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं। वो तर्क है, उनका जो तर्क है, क्योंकि संजीव जी उसमें उलझ गए थे, मैं उस तर्क के साथ आ रहा हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर हैं और वो बार बार राजस्थान क्यों आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उपराष्ट्रपति बनने के बाद 13 जिलों का उन्होंने दौरा किया, राजस्थान के 35 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ठीक, अब तक राज्यों में करीब 65 कार्यक्रम हो चुके हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन राजस्थान में, सिर्फ अकेले राजस्थान में 35 कार्यक्रम उपराष्ट्रपति के लगे। वो इसलिए ये जो आंकड़ा आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये आंकड़ा बताता है कि ज्यादा दिलचस्पी, जो उनका तर्क था राजस्थान के मुख्यमंत्री का, कि आपने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से ही चुनाव प्रचार करवाना शुरू कर दिया, ये आरोप है। इसका जवाब दीजिए।
देखिए, पहली बात तो विपक्ष को या कांग्रेस को ये मानने में हमेशा दिक्कत रही है कि मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री, जबकि मैं कहता हूं भारत के प्रधानमंत्री। आप मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वो भारत के हैं, वो राजस्थान के नहीं है। आप इस बात को राजनीति से ना ही जोड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। इनको क्यों डर लग रहा है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अभी इन्होंने कहा अपनी डिबेट में, पहले ये बोले नहीं, तो अगर आप उपराष्ट्रपति को प्रचार में उतार देंगे तो सवाल नहीं खड़े होंगे, वो ये आरोप लगा। देख ली, इन्होंने तो राष्ट्रपति पे, देखिए, अपनी सुविधा के हिसाब से आरोप लगाते हैं। राष्ट्रपति जी को जब चुना गया तो देश की, जब आपने देखा था कि दलित महिला थी, उसको सम्मान मिला, लेकिन संसद के उद्घाटन में या सेंट्रल विस्टा पे इनको बुलाया नहीं गया। आप ये देखिए, अपनी सुविधा के हिसाब से आरोप लगा रहे हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पे राजनीति करना बंद कीजिए, वो भारत के है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। सर, आप ये कह रहे हो कि राजनीति करना, अभी आप कह रहे हो कि हमने उनको बनाया है ना, ये अलग अलग वो हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि विषय अलग हो जाएगा। खैर पीयूष जी, पहले आप, फिर सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूं। पीयूष जी, ये सियासत किस दिशा में जा रही है? छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान, और ये वही राज्य है जहां पिछली बार ऐसा हुआ था, जैसा जिक्र किया कि भैया इन तीनों राज्यों में कांग्रेस, और इन्होंने दावा किया कांग्रेस ने कि देखिए लहर आ गई, 19 में हम जा रहे हैं सरकार बनाने, और हुआ बिल्कुल विपरीत। पीयूष जी, देखिए तिलक जी, मुझे लगता है कि शायद 2023 और 2024 पिछले चुनाव 2018 से अलग है थोड़ा, क्योंकि बहुत से जो दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए, हाँ, और जो खासकर डबल इंजन की सरकारों का एक नारा देते हुए, तो वो उस पर खड़े नहीं उतरे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है। तो लोगों में एक असंतोष है निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी जो है आप, क्योंकि देखिए ये बात है कि इसी तरह जो है कि भारतीय जनता पार्टी ये भी ये जानती है इस बात को, इसीलिए वो डाइवर्ट करती है, इसीलिए जो है महिला आरक्षण बिल लाया गया है, इसीलिए जो है पोलराइजेशन करने की कोशिश होती है, और अंत में आते आते आप देखिएगा इस तरह का मुद्दा फिर पकड़ा जाएगा जो पोलराइज हो, जिससे वो ठीक। सिद्धार्थ जी, मैं क्योंकि फाइनल कमेंट पवन जी से लूंगा इसके बाद, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जनता आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करे? जी, जनता आम आदमी पार्टी को इसीलिए वोट करे क्योंकि हम लोग पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल में रामायण बहुत पढ़ते, उसमें एक दोहा है, एक चौपाई है जो कहता है, कोई नृप होय हमई का हानि, राजा कोई भी हो, जनता को जब तक उससे लाभ नहीं होगा तो राजा को चाहे जितना लाभ हो, जनता को लाभ होना चाहिए। तो हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में पूरे भारत के अगर राजनीति को आप देखिए तो दिल्ली में इस तरह से लोकोपयोगी काम के आधार पे आम आदमी पार्टी जीती। नहीं तो आप भूपेश बघेल और गहलोत अच्छा तो काम कर रहे हैं। सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, अगर मेरी बात गलत होगी ना तो इंडिया वाइड के दर्शक समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। मेरी बात बीच में आपका कैसे होगा? तो मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी है, उन्होंने भी ये बात कही कि अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में जो चुनाव हुआ उसके नतीजे आपने देखे, दिल्ली में देखिए, पंजाब में देखिए, अब ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की तरह बात बहादुर काम निठल्ला से काम नहीं चलेगा। जनता को कुछ ठोस चीजें चाहिए होती हैं, और इस मामले में ठोस चीजें देने में वहां की सरकारें, जब तक वो सरकारें फेल हुई हैं तो लोग दूसरी तरह के राजनीति के रूप में, समझ गया आप जन पर लोक नीति के अनुसार जो सरकारें काम करेंगी, जो उस तरह की गारंटियां देगी, उनकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक ठीक, समझ में आ गया ना संजीव जी जो सिद्धार्थ जी समझा रहे हैं? ठीक, का वो अपना एक ओके। मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये पूरी सियासी लड़ाई में भदौड़ी साहब को भी प्रमोशन दे दिया आपने, है गोयल साहब, सचिन पायलट के गढ़ में उतार दिया, और इस बात को लेकर भी कांग्रेस नाराज हो रही है कि भदौड़ी साहब को प्रमोशन दे दिया आपने। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कांग्रेस, अगर अब मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने खुद राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे, उन्होंने खुद अपने आप को प्रमोशन दे दिया। कांग्रेस के 92 ऐसे सवाल भदौड़ी साहब का था, आपने पहुंच गए राहुल गांधी पे। राहुल गांधी तो सवाल किसने पूछा? सवाल तो कांग्रेस ने ही पूछा ना जी, तो उत्तर भी तो कांग्रेस पे ही जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं राहुल गांधी तो कीर्ति नगर में घूम रहे हैं, आप कह रहे हो कि राहुल गांधी, मालूम है ना आपको, दिल्ली के जो कीर्ति नगर में एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में जाकर जो है वहां पर मुलाकात कर रहे हैं लोगों से। संसद में सबसे ज्यादा गायब भी वही रहे थे।
2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी के जीतने के बाद एसी कमरों से बाहर निकाल दिया और चुनावी हिंदू भी बना दिया है। उसके पहले 2014 से पहले ना हिंदू पे, ना सनातन पे, ना हिंदू धर्म पे कभी डिबेट हुई थी। मंदिर मंदिर घूम रहे हैं आप तो, और गंगा जी के घाट में भी जा रहे हैं प्रियंका गांधी जी। प्रियंका वाड्रा गांधी जी कभी गई थी गंगा जी? गोयल साहब, वो अटेंडेंस वाला, संसद की अटेंडेंस वाला मसला दूसरा हो जाएगा। वो 2.5 किलो के हाथ वाले 2.5 दिन भी नहीं गए संसद। मैं ये कह रहा था कि ये जो आप बता रहे हो राहुल गांधी को लेकर, वो तो पार्टी के अध्यक्ष थे सर राहुल गांधी जी। 2.5 किलो वालों का हाथ दिख गया। जब अध्यक्ष ही ऐसे थे तो पार्टी कैसी होगी, इसकी आप तुलना कर लीजिए। पवन जी, वैसे वो कुली भाइयों के बीच में भी गए थे कहीं, ऐसा तो नहीं है? आनंद विहार स्टेशन की तस्वीरें याद होंगी आपको, कुली भाइयों के बीच में गए थे। उनमें आपने देखा भी था, खाली डब्बा उठा रखा था, देखा था? हाँ। खाली था डब्बा वो। आपको कैसे पता? देख लीजिए, इम्पोर्टेड अटैची थी और बाकी कुली के वक्त से देख लीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, विषय भले ही, लेकिन विषय तो यही था ना कि भाई जो रेलवे से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि रेलवे से ना पगार मिलती है, ना पेंशन मिलती है, और ना ही स्वास्थ्य का बीमा मिलता है इन कुलियों को, ना ही सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। मुद्दा तो गंभीर था कि नहीं? आप कह रहे हो कि राहुल गांधी गंभीर मुद्दे नहीं उठाते, वो तो कुली के बीच में जा रहे हैं, फर्नीचर वालों के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। 65 साल में मुद्दे कोई नजर आए इनको? मोदी जी के आने के बाद नजर आए इनको? तो मोदी जी के आने के बाद ही पता चला एम्स हॉस्पिटल बनते हैं, उसके बाद ही पता चला पीएम आवास योजना से घर बनते हैं। जो पोलियो का टीका नहीं लगा पाए, 220 करोड़ वैक्सीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, उस पर सवाल उठा रहे हैं। इनको तो ये भी नहीं पता कि राहुल गांधी के ये बीच में, जनता के बीच में जाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, तो चुनावी हिंदू भी बन जाते हैं, जनेऊ भी धारण कर। सर, चुनाव के वक्त तो सब बिजी हो जाते हैं। एक तरफ मणिपुर जो है, मणिपुर के हालात क्या हो रखे हैं, और दूसरी तरफ आप भी तो चुनाव में व्यस्त हैं कि नहीं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता आपको जनता के बीच में मिलेंगे। नहीं, मणिपुर जाने की बात कर रहा हूं सर मैं। मणिपुर जाने की बात पर जवाब दे रहा हूं। 9 बार अमित शाह मणिपुर गए थे, उसके बाद संसद के अंदर भी बैठक हुई थी, बात हुई थी, 34 सेकंड बोले तो बड़ा हल्ला मचाया था। नहीं, जैसे आप राजस्थान, मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, तो मणिपुर का भी तो कर सकते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, 9 बार अमित शाह ने बैठकें की थी। नहीं, बैठक नहीं, मैं दौरे की बात कर रहा हूँ। मणिपुर, मैं मणिपुर में ही बैठकें की थी। वो दौरे 9 बार मणिपुर। नहीं, मणिपुर में देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं। देश के प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तिगत है, वो कहीं भी जाए कहीं भी आए, लेकिन मणिपुर पे जब चर्चा संसद में कर रहे थे, वॉकआउट किया, उसके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाया आपने? ये संजीव जी ने सवाल उठाया था, क्योंकि मैंने इसलिए जिक्र कर दिया कि मणिपुर नहीं जाते देश के प्रधानमंत्री। क्यों कह रहे हैं कि वो YouTube पर कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे वो। इसका एतराज उन्होंने जताया था, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। गोयल जी नाराज तो नहीं है ना? जी नाराज नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ जी आपका भी, पीयूष जी आपका भी, संजीव जी आपका भी, और गोयल साहब आपका भी। तो राजस्थान के रण में MP वाला फॉर्मूला अपना सकती है भाजपा, और हुआ ऐसा तो कांग्रेस एक बार फिर से चौंक जाएगी, ये तय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।